हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के से रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आज के क्लास में देखेंगे। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछी गई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिए और रोजाना क्लासेस को देखिए, क्योंकि रोजाना क्लास शाम 6:05 पे आप लोगों को के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एक दिन हिस्ट्री, दूसरे दिन मैं ज्योग्राफी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ अल्टरनेट करके। और रात्रि 9:05 पे आप लोगों के लिए मैं NCERT बेस्ड जो भी क्लासेस है इसको मैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप लोग रोजाना दोनों क्लासेस को देखिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी क्लासेस है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का और यह भारत के भूगोल का से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका आज का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन ए है एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है और ऑप्शन डी है एक संप्राय भूमि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक अग्र भूमि है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो एक अग्र भूमि है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। ठीक है, इस पठार की प्रत्येक दिशा को सोपान मिलते हैं, दिशा में सोपान मिलती हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार जो एक अग्र गंभीर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ऑप्शन ए है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ऑप्शन बी है यानी कि दूसरा ऑप्शन है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। ठीक है, ऑप्शन तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई। ठीक है, ऑप्शन चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेटों, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ। तो क्या कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। जो चार कथन हम लोगों ने देखा तो इस पे मनन करना है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या होंगे। तो इन कथनों में सही कथन कौन सा है सो पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही जवाब है। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब पहला, दूसरा और तीसरा होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतियाँ पहाड़ियाँ और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है भुवन पहाड़ियाँ। मेघालय का पठार अंश नहीं है, किसका अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियों का अंश नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ तीनों पहाड़ियों का अंश है मेघालय का पठार, लेकिन भुवन पहाड़ियों का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, इसका खनिज है टंगस्टन। ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है टाइटेनियम, ऑप्शन सी है गैलियम, ऑप्शन डी है टीन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टाइटेनियम। ठीक है,
इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसकी खनिज है? तो टाइटेनियम के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इल्मेनाइट एवं रूटाइल जो है, जो टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट, गुजरात से लेकर के दीघा तट यानी कि पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की तट रेखा है, ऑप्शन ए है 6200 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन सी है 5985 किलोमीटर लंबी और ऑप्शन डी है 6175 किलोमीटर लंबी। तो इसमें स्टार मार्क है इसके ऑप्शन में। तो देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटीय लंबाई जो है, जो 5422.6 किलोमीटर, वहीं पे मुख्य भूमि से दूर कुल तटीय लंबाई जो 2094 किलोमीटर है। तो भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ अगर देखा जाए तो यह है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि इसकी मुख्य भूमि और तटीय भूमि की जो रेखा है दोनों को मिलाया जा रहा है, यानी कि द्वीपों की मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है और द्वीपों की जो तटीय रेखा है दोनों को मिलाकर इसकी लंबाई देखी जाए तो 7516.6 किलोमीटर। अतः इसमें कोई भी विकल्प नहीं होगा, ऐसा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, 44th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा सह्याद्री। सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। एक और ही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है और यही पूछा ही गया है, पश्चिमी घाट ही क्या है पूछा जा रहा है, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, सह्याद्री की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर है। सह्याद्री की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसे सह्याद्री पर्वतम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी खैबर, ऑप्शन ई प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन ई है। तो देखते हैं, दिए गए विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई लगभग 14,450 फीट यानी कि 44,404 मीटर है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई लगभग 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई लगभग 13,051 फीट है जो कि 3978 मीटर है, तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है जो लगभग 3510 फीट है। तो ध्यान रखिएगा किसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट, वहीं पे है जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,051 फीट है और खैबर दर्रा की ऊंचाई देखा जाए तो 3510 फीट है। परंतु भारत की सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। यांगजी दीवान जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जिसकी ऊंचाई है 5890 मीटर। सॉरी, इसकी ऊंचाई है 5890 मीटर। ठीक है, चूंकि विकल्प में उपर्युक्त में से कोई नहीं है, अतः इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची दर्रा जो है भारत की वह है यांगजी दीवान, जिसका ऊंचाई है 5890 मीटर। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए सिपकिला, ऑप्शन बी है बनिहाल, ऑप्शन सी है बारलाचाला, ऑप्शन डी है रोहतांग दर्रा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित दर्रे के अंतर्गत आती है, जो यह दर्रा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग एक सड़क सुरंग है जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर के निचले हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। इसे वर्ष 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत। ठीक है, 65th बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? ऑप्शन ए है बारालाचा, ऑप्शन बी है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी है वांगला दर्रा, ऑप्शन डी है खादुंगला दर्रा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा। ठीक है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वेश्चन में एकदम छोटा बारीकी से अंतर करके दो क्वेश्चन बना दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन 2018 में पूछी गई है। तो देखते हैं, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे के नज़दीक स्थित है। इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह बनिहाल और काजीगुंड पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी भारत में, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी भारत में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल के पूर्वी भारत में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी भारत में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी भारत में। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर के द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं, यानी कि लक्षद्वीप का जो अधिकांश द्वीप जो है जो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। और लक्षद्वीप के द्वीपों की कुल संख्या 36 है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। और आबाद पूछा जाए कि कितने द्वीप है जो आबाद है, तो 10 द्वीप जो है जो लक्षद्वीप के आबाद है। तो 36 द्वीप है और इसमें आबाद देखा जाए तो 10 ही द्वीप है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा जाता भी है। तो लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को चेटलट कहते हैं, चेटलट कहते हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। तो लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप को चेटलट और लक्षद्वीप की दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। मिनिकॉय शेष द्वीपों में 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप जो है जो शेष जो है द्वीपों में 9 डिग्री चैनल इसको अलग करती है। ठीक है, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारती है, जो कि कावारती द्वीप पर ही स्थित है। कावारती कहाँ स्थित है? तो कावारती द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी उत्पत्ति का, ऑप्शन सी है मृदा निक्षेप का और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है कि जो लक्षद्वीप का जो निर्माण होता है जो प्रवाल द्वीप का है, तो ठीक ना, प्रवाल भित्ति का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का। ठीक है, और उस पर हम लोग पढ़े भी हैं कि देखिए लक्षद्वीप का अधिकांश द्वीप जो है जो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। ठीक है, तो देखिए
एक क्वेश्चन का डिटेल्स पढ़ने के अंतर्गत 3-4 क्वेश्चन इससे सॉल्व किया जा सकता है अगर क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड तो। इसीलिए मैं डिटेल्स को अच्छे से पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ और मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेगा, ताकि आपके दिमाग में ये सभी पॉइंट्स ध्यान रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी, लक्षद्वीपों में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदर्भ एक प्रदेश का नाम है, भारत में यह, ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरात का अंग है, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का अंग है, ऑप्शन डी है उड़ीसा का अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, विदर्भ जो है, विदर्भ यह महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। ठीक है, विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों के अंतर्गत वन पाया जाता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। उपर्युक्त विकल्प में भारत की वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार बताया जा रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है यह है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में पूछेगा तो यह अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज में सबसे आगे है, और ऐसे पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, एरिया में देखा जाए तो मध्य प्रदेश होगा। तो वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार, आगे क्लियर हो जाएगा, के अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का विस्तार देखते हैं तो 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है वन प्रदेश, जो कि भारत का सर्वाधिक वन प्रदेश वाला प्रदेश है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है प्रदेश है, और परसेंटेज में यह है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका प्रतिशत देखा जाए तो यह 25.14% है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यह 66,431 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यह परसेंटेज देखा जाए तो इसका परसेंटेज 79.33% है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा, और ऐसे पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश होगा। सीधे पूछ दिए क्वेश्चन की सर्वाधिक वन प्रदेश वाला एरिया कौन सा है, तो मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन देख करके आप लोग लगाइएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन का जो विस्तार है 55,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और इसका प्रतिशत 41.21% है, तो 1% है। उड़ीसा 52,156 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और परसेंटेज में देखा जाए तो 33.50% है। महाराष्ट्र 50,798 वर्ग मीटर में फैला है, और इसका परसेंटेज 16.51 है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन, ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि कौन से क्षेत्र में, मतलब सबसे अधिक कहाँ वन, क्या कहते हैं, वन का विस्तार किस क्षेत्रों में, किस राज्यों में सबसे अधिक है, परसेंटेज में किस राज्यों में सबसे अधिक है, सबसे कम कहाँ वन मिलता है भारत में। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलता है? ऑप्शन ए है पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी है अनाईमुड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है सेवराय पहाड़ी। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो दोदा बेटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दोदा बेटा किसकी ऊंची चोटी है या फिर किसकी चोटी है? तो दोदा बेटा जो है, जो नीलगिरी की सबसे
ऊंची चोटी है, लगभग 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है, लगभग 2637 मीटर ऊंची है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि उत्तरी और दक्षिणी जो क्या कहते हैं, सॉरी उत्तरी दक्षिणी में बोल दी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाती है वह कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी है। ब्लैक माउंटेन किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को। ब्लू माउंटेन है, सॉरी ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं हम लोग। सर्वाधिक ऊंची चोटी नीलगिरी की कौन सी, तो दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी लगभग ऊंचाई 2637 मीटर ऊंची है। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन एक डिटेल से बनता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए और सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझ में आएगा। ऑटोमेटिक जब एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे तो आप सही करते जाएंगे। तो इसको भी अच्छे से देखिए, कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ ताकि आप लोग समझे, कहीं से भी गलत ना करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना 100% दें और सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक रोजाना क्लास करें। और इसके साथ मैं बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जितने भी क्लासेस है, जो NCERT वेस्ट क्लासेस है, जो क्लास 6 से लेके 12 तक के बुक में खास करके ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बनते, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सभी को मैं करवा चुकी हूँ। तो मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का क्लासेस, तो वहाँ से जा कर के भी आप लोग वो क्लास सबको रोजाना एक क्लास को देख लीजिए, आपको बेनिफिट होगा उस क्लास से। और इसके साथ साथ ही जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवा रही हूँ इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद है। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस उन लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके, वो लोग मिस ना करें इस क्लास को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।